हमने गटर्स खुद साफ़ करवाने हैं, पानी खुद साफ़ करवाना है, ट्रांसपोर्ट हमने अपनी खुद क्रिएट करनी है और तमाम चीज़ें हमने खुद ही करनी है। हम टैक्स क्यों देते हैं? हम अपने आप को अगर मवाजना करते हैं ना दूसरे मुल्कों से, तो वहाँ जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसका वजीफ़ा शुरू हो जाता है। हमारे यहाँ कोई मिनिस्टर बनता है तो उसका वजीफ़ा प्लस करप्शन शुरू हो जाता है। सही। लिटरली ऐसे लग रहा होता है जैसे हम कोई गुलाम हैं और हमें गुलामों की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है। ये एक सिस्टम होता है जो सबको पता है। ठीक। हमारे वोट्स की तो खैर कोई वैल्यू नहीं। ठीक। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राइल गिल और आप देख रहे हैं हमारी वेब। आज मैं एक ऐसी शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहा हूं जिन्होंने पाकिस्तान में पहली दफ़ा ई-कॉमर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, उसका बिजनेस आगे बढ़ाया, लोगों के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट की, लेकिन कुछ वजूहत की वजह से उन्हें वो बंद करना पड़ा। इसके अलावा उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक रिकॉर्ड भी दर्ज करवाया। 2011 में खड्डा मार्केट में सबसे ज़्यादा लोग इकट्ठे होकर एक वक्त में कौमी तराना पढ़ने का रिकॉर्ड भी दर्ज है। इसके अलावा उन्होंने होम मेड फूड सर्विस पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई और एक आम कराची वाला कैंपेन भी वो रन कर रहे हैं। और इसी के हिसाब से हम आगे बढ़ते हुए आबिद बेली साहब से बात करेंगे कराची के मसाइल पर, कि कराची में क्या मसले मसाइल हैं और वो किस तरह से हल हो सकते हैं और वो हल आज तक क्यों नहीं हुए। तो उनको वेलकम करते हैं हमारे शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा आबिद बेली साहब, बहुत सारे लोग आपको जानते होंगे, आपकी स्टोरी भी जानते होंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा मुख्तसर सा आपका एक इंट्रोडक्शन चाहता हूँ कि आप खुद बताएं कि किस तरह से आपने ये कैंपेन जो है वो शुरू की। एक आम कराची वाला कैंपेन मैंने शुरू की। मसाइल जो कराची के हैं, मैं इस एज में चल रहा हूँ, तो मैंने कहा कि यार अब बस बहुत हो गया था, क्योंकि अंदर का जो एक है ना, अंदर की ज़मीर की आवाज़ कह लो, ये एक अंदर का जो एक मेरा बहुत जोशीला एक इंसान है, वो कुछ करना चाह रहा था जिसको मैंने दबा के रखा हुआ था। तो मैंने फिर दोबारा से ये कैंपेन शुरू की है कि एक आम कराची वाला के मसाइल क्या हैं, और वो आम कराची वाला हर कोई है। आप भी हैं, मैं भी हूँ, ये भी हैं। हमारे मसाइल घर से निकलते ही शुरू हो जाते हैं और इनफैक्ट घर में रहते हुए भी होते हैं। और वो मसाइल मेरी नज़र में ऐसे हैं जो बज़ाहिर मसाइल हैं नहीं, उनको बनाया गया है कुछ सियासी वजूहात की वजह से, कुछ रिलीजियस वजूहात की वजह से, और हमें उनमें उलझा के रखा हुआ है, ठीक, ताकि हम आगे बढ़ ही ना सकें। क्योंकि अगर ये शहर के जो लोग हैं वो आगे बढ़ गए तो पाकिस्तान बहुत तेज़ी से तरक्की कर जाएगा। और बहुत सारी वजूहात की वजह से पाकिस्तान को तरक्की करना कुछ लोगों को नहीं पसंद। गवर्नमेंट जो इस वक्त चल रही है इमरान खान साहब की जो गवर्नमेंट इस वक्त बनी हुई है, कराची से उनके पास 13 सीटें मेरे, लेकिन हुकूमत पीपीपी की है। तो इमरान खान वर्सेस समझ लें बिलावल भुट्टो साहब हो गए। अब इन दोनों के चक्कर में या ये है कि भाई लोगों ने पीटीआई को वोट दे दिया, उनको नहीं दिया, तो ये वजह है कि यहाँ पे जो है सही से फंड नहीं आते, सही से काम नहीं होता, क्या वजह है? देखो, फंड्स तो पीटीआई के एमएनएस जो हैं उन्होंने झूठ बोला था इलेक्शन से पहले कि वो ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो कुछ भी नहीं कर सकते अगर उनकी गवर्नमेंट नहीं है तो। क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद इमरान खान की गवर्नमेंट, जो कि फेडरल गवर्नमेंट है, उसने फंड्स तो सिंध गवर्नमेंट को ही देने हैं। ये मुमकिन ही नहीं है कि वो डायरेक्ट अपने एमएनएस को फंडिंग देना शुरू कर दें। या तो वो 18वीं तरमीम में तरमीम लेके आए, ठीक, या फिर वो बर्दाश्त करें अगले इलेक्शन पर। आने वाले जो अब इलेक्शन है 2 साल बाद, उसमें क्या इनको कराची वाले फिर से वोट देंगे, इनको इलेक्ट करेंगे कि ये वापस कराची में काम करें, या फिर पीपीपी और एमक्यूएम की तरफ चले जाएंगे? एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी की तरफ तो जाना नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि 13 साल से तो पीपीपी काम कर रहा है। हमने एमक्यूएम को भी देख लिया और हमने पीपल्स पार्टी को भी देख लिया, चाहे वो जितने भी इल्जामात एक दूसरे पे लगाते रहे, लेकिन थे ये दोनों गवर्नमेंट में। इन्होंने कुछ भी नहीं किया सिवाय चाइना कटिंग के, सिवाय रिश्वतखोरी के, सिवाय हमारा इस शहर को मॉडल विलेज बनाने के, और कुछ नहीं किया इन्होंने, ठीक है। पीटीआई और पीएसपी, जेआई, ये कुछ जमातें अभी भी हैं जिनको चांस देना चाहिए, लेकिन क्या इनको चांस दे सकते हैं? या एक नई क़यादत कराची से उभरे और नए लोग आएँ, और जो कि बहुत ज़रूरत है अगले इलेक्शन में। अगर तो इलेक्ट्रल सिस्टम आ गया हमारा, वो जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो बहुत ज़बरदस्त काम होगा और सही नुमाइंदगी जो है वो आएगी सामने। लेकिन अगर यही धांधली वाला सिस्टम चलता रहा तो फिर तो जो अरबाब इक़्तिदार चाहे कि जिस पार्टी को लाना उसी पार्टी को लाया जाएगा। हमारे वोट्स काउंट नहीं होते जब से पाकिस्तान बना है। सही। अच्छा, अब आपने शुरू में बात की थी कि एक आम जो शहरी है कराची वाला जो रहता है यहाँ पर, उसका जो है घर से निकलते ही मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं।
तो हमारा गाड़ी में आज ये इंटरव्यू करने का मकसद ये है कि हम वो मसले मसाइल दिखा सकें। और सबसे पहला मसला तो अभी मुझे नज़र आ गया है, सामने रोड बंद है। अच्छा आबिद साहब, अब हम उस जगह पे खड़े हैं जो मेरा ख्याल है कायदे आज़म से गुरु मंदिर की तरफ रोड जाता है। और यहाँ पे हमारे पीछे बिल्कुल जो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट है वो आप देख सकते हैं, ये पुल के जहाँ पे गाड़ियाँ चलेंगी। तो इससे जो है ये इतना अरसा हो गया, 2016 में स्टार्ट हुआ था, 2018 में इसको कंप्लीट होना था, 2021 आ गया और अब भी हम खबरें सुन रहे हैं कि शायद ये अक्टूबर में लॉन्च हो जाए, यहाँ पे बसें चलनी शुरू हो जाए। तो इतना अरसा कैसे, ये हुकूमत की नाकामी है, क्या है ये? देखें, हुकूमत सिंध नहीं चाहती कि कराची के अवाम को सहूलतें मिलें। दूसरी बात ये कि ये जो सिस्टम पूरा जो बन रहा है इतने सालों से, तो दूसरे शहरों में भी तो बना ना। फिर चार शहरों में पेशावर हो गया, वहाँ पे चल चुकी है ये क्यों नहीं हो? और हमारी ग्रीन लाइन बस के सिस्टम से लेके कितनी दफ़ा बसेज आई, लेकिन नहीं हो पाया, होने ही नहीं देना चाहते। प्राइवेटली जब लोग एप्लीकेशंस जो इतनी सारी है पाकिस्तान में चल रही हैं, वो हो सकता है। और इवन अब तो लोगों ने प्राइवेट बसेस जो कोचेस थी हमारी 3600 समथिंग कोई नंबर है इनों का, वो अब प्राइवेटली चलना शुरू हो गई हैं। और उस पर जो लिखा हुआ है ना, वो पढ़ने के काबिल है कि हर फर्द को सीट पर बिठाया जाएगा। यार आप कहाँ रहते हो, किस शहर में रहते हो कि सीट बाई सीट लिखना पड़ रहा है हमें? क्योंकि हमारे यहाँ जो ट्रांसपोर्ट माफिया है और जो ट्रांसपोर्ट है, आपको ना चढ़ते वक्त तमीज़ से वो चढ़ने देते हैं, ना आपको वो बैठने की जगह देते हैं, ना उतरते वक्त वो कोच रोकने की उनको तमीज़ है। और वो जिस तरीके से बिहेवियर उनका होता है, हमें ऐसा लगता है, मैंने चूँकि सफ़र किया है कोचेज़ में, हम लिटरली ऐसे लग रहा होता है जैसे हम कोई गुलाम है और हमें गुलामों की तरह ही ट्रीट किया जा रहा है उस वक्त से, जब से ये पाकिस्तान शायद बना है या जब से ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट इत्तेफाक से आई हुई है। और आज तक हमारे साथ यही हो रहा है। तो एक बाइक वाले की और एक रिक्शे वाले की ज़िंदगी की तरफ अगर आप आके देखो ना, तो वो जब घर से निकलता है तो उसको सड़कों पे घड़े भी बचाने हैं, गटर्स भी बचाने हैं, पानी भी बचाना है। और वो जो झुंड की शक्ल में जो पुलिस वाले खड़े हैं आजकल, जिन्होंने मेन जंक्शंस पे अपना जो है वो ठिया लगा रखा है, और वो उनको पता है कि जिसने भी गुजरना यहीं से गुजरेगा, तो वो हर कोच वाले को रोकेंगे, हर बस वाले को रोकेंगे, हर बाइक वाले को रोकेंगे। और कहते क्या है कि जिनके पास लाइसेंस नहीं है, तो लाइसेंस का हुसूल आसान तो बनाओ। सिस्टम्स में बहुत सारे ग्लिचेस हैं जो कि जानबूझकर लगाए गए हैं, बनाए गए हैं, ताकि स्मूथली काम ना ही हो ना, हमें पैसे देने ही पड़े। सही। तो कराची की आवाम को बहुत सारी चीज़ों में फैसले करने हैं। सियालकोट के शहरी अगर अपना एयरपोर्ट और अपनी एयरलाइन बना सकते हैं, बिल्कुल, कराची के शहरी क्यों नहीं बना सकते? बिल्कुल। तो कुछ चीज़ें हैं जिस पे हमें सोचना पड़ेगा कि हम किन चीज़ों को जानबूझ के बढ़ावा दे रहे हैं। खुदारा इस शहर को एक आम कराची वाला कह रहा है कि आप भी एक आम कराची वाले हो, कोई सोचो यार कि हो क्या रहा है आप लोगों के साथ, और ये क्या इसी तरह होता रहेगा? ठीक। अच्छा, एक बड़ा मज़ेदार सा सवाल, एक जो प्रॉब्लम मुझे जो लगता है वो रोड और तंग हो गए। जो पहले रोड चौड़े थे, ठीक है, उस पे ये बन गया, अब रोड हो गए तंग, वहीं पे पार्किंग भी होनी है, वहीं से गुजरना भी है, बाइकों ने गुजरना है, रिक्शों ने गुजरना है, बसों ने गुजरना है, तो ये भी ट्रैफिक पे नहीं। अच्छा नहीं, अगर इस तरह हम देखें तो देखो, अगर ये चीज़ वाकई सक्सेसफुल चल जाती है ना, तो ट्रैफिक का फ्लो कम हो जाएगा। बिल्कुल, क्यों? जब चलेगी बाइक्स जो हैं वो कम हो जाएंगी, और लोगों को जब इतनी अच्छी ट्रांसपोर्ट मिल जाएगी तो लोग बाइक्स लेना या गाड़ी निकालना दुनिया भर अवॉइड करेंगे। पुलिस वाले कहते हैं जी बच्चों को बाइक ही दे देते हो। ये भाई घर में कमाने वाला वो बच्चा ही है, और वो बच्चा उस ट्रांसपोर्ट में सफर ही नहीं कर सकता, रिक्शा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो फिर बाइक ही लेगा, बाइक ही चलाएगा। सही। तो आप उसकी बाइक को चलाने को तो कह रहे हो प्रॉब्लम है, लेकिन इतनी सारी बाइक्स इस शहर में आ कैसी गई? आप कैसे अलाउ कर देते हो? किसी चीज़ की कोई चीज़, अगर एक क्या हो ना कि सिस्टम टोटली सिस्टम कोलैप्स है कराची के अंदर, हर मामले में प्रॉब्लम्स हैं और उसको सॉल्व करने में इंटरेस्ट नहीं है, विल नहीं। अच्छा आबिद बिली साहब, अभी मैंने एक सड़क दिखाई आपको कायदे आज़म के साथ वाली, वो सुनसान थी। ऐसे काफ़ी सारी सड़कें हैं जो लोगों के घरों को जाती हैं, कुछ जाती हैं वो सुनसान हो जाती हैं, रात में ज़्यादातर सुनसान हो जाती हैं। तो क्या वहाँ पे आप समझते हैं एक आम इंसान, एक आम शहरी, एक आम कराची वाला वहाँ पे पैदल चल सकता है तो सेफ़ है उस रोड पे चलता हुआ? नहीं, अगर उस सुनसान सड़क में तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, लेकिन आप इवन जो रौनक वाले इलाके हैं वहाँ भी ये मसाइल हैं, छीना झपटी और डकैती बहुत ज़्यादा हो गई है कराची में। उसके रीज़न ये हैं सर कि अगर आप ये जो लॉकडाउन के मामला चल रहे हैं, जिनके कारोबार चल रहे थे वो कारोबार बंद हो गए,
चले हो सकता है उनके पास कुछ सेविंग हो, लेकिन उनके पास जो लोग थे वो तो बेरोजगार हो गए ना। जैसे जो मजदूर टाइप के लोग या दिहाड़ी वाले लोग थे, या इवन जो 15, 20, 18 हज़ार रुपए की सैलरीज पे थे, और उन्होंने इतने फाके उनके घरों में वो जब देखेंगे तो वो क्या करेंगे। और गैप बहुत ज़्यादा आ गया है पैसे वालों में और गरीबों में, बहुत ज़्यादा गैप आ गया हुआ है। और उसमें जो मिडिल क्लास थी वो तो इनफैक्ट ख़त्म ही हो गई है। वाइट कॉलर जो लोग थे वो बहुत परेशानी में हैं इस वक्त, ना वो मांग सकते हैं और ना उनके पास कुछ करने को इस वक्त है, वो कुछ समझ नहीं आ रही है उनको। अब जैसे एक इस्लामाबाद की वीडियो आजकल बड़ी वायरल हुई है, उमर कमाल साहब की, इतना पढ़ा लिखा इंसान बिरयानी बेच रहा है। बिल्कुल, उसमें कोई बुराई नहीं है, कारोबार कर रहे हैं, इज्जत के साथ एक रोज़गार है, लेकिन सोचने की ज़रूरत है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। कि हमारे NED के बच्चे सूप और गोलागंडा बेच रहे हैं और हमारे इतने पढ़े लिखे लोग कनाडा से पढ़े हुए वो बिरयानियाँ बेच रहे हैं। हम अपने आप को अगर मवाजना करते हैं ना दूसरे मुल्कों से, तो वहाँ जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसका वजीफ़ा शुरू हो जाता है। ठीक है, हमारे यहाँ कोई मिनिस्टर बनता है तो उसका वजीफ़ा प्लस करप्शन शुरू हो जाता है। सही, ठीक है। यहाँ तो एजुकेशन सिस्टम में भी बदमाशी है यार। खुदारा 18,000 रुपये से लेके और 60,000 रुपये की महीने की फीस। लॉकडाउन हुए कोरोना की वजह से तो कहा गया कि हाफ हो जाएंगे, किसी स्कूल ने हाफ नहीं किया। बिल्कुल, किसी ने कुछ पूछा, पेरेंट्स को उन्होंने ATM मशीन समझ रखा है। हम एज अ पेरेंट्स कुछ कर नहीं सकते कि हमारे बच्चों को निकाल देंगे, तो उनका एजुकेशन का हम क्या करेंगे अगर 20 साल में उनको निकाल दिया। तो हमारे लिए बड़ी चीज़ें हैं जिनको हम क्या क्या सॉर्ट आउट करें। हमें जो है ना कराची वालों को एयर कंडीशन बस दी गई है हुकूमत सिंध की तरफ से, जिसमें हम बहुत आरामदेह सफ़र करके अपने घर को जाते हैं, अपने काम पे जाते हैं। तो इसमें हमें प्राउड होना चाहिए ना पीपल्स पार्टी पे। ये माफिया जो बनाए हुए हैं ये गवर्नमेंट ने ही बनाया, मुझे तो लगता है। ऑब्वियसली ना, गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर इस लेवल पे करप्शन तो हो ही नहीं सकती ना। सही। आपकी पार्किंग की पर्ची जो है वो 20 रुपए की दी जाती है, लेकिन वो 30 रुपए और कहीं कहीं 50 रुपए भी लेते हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्ट माफिया आपके सामने है, वाटर माफिया जो हमारे वाटर हाइड्रेंट है। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो शेयर की है जी, 640 ट्रिलियन या मिलियन गैलन, 640 मिलियन गैलन जो है वो हमारा कराची को आता है। अच्छा। से 240 मिलियन गैलन जो है वो चोरी हो जाता है, और वो चोरी हुआ पानी हमें हाइड्रेंट की शक्ल में मिलता है, जो वाटर टैंकर्स जो हैं। सही यार, ये हाइड्रेंट को जब पानी मिल सकता है तो हमारे घर में क्यों नहीं मिल सकता। अब हम एक ऐसे इलाके में खड़े हैं, इसके बारे में आप और डिटेल से बताइएगा, लेकिन यहाँ पे मैं ज़रा देख रहा हूँ कि बहुत तंग गलियाँ हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी, आम जिंदगी में जो रूटीन में जो लोग हैं उनके आने जाने का रास्ता भी नहीं है। लेकिन आप कुछ बता रहे थे इस इलाके के बारे में, तो ज़रा तफसील से बताएं इसकी क्या वजूहत हैं। कराची के अंदर लोगों का एक माइंडसेट था कि तमाम मसाइल पुल के उस पार हैं। मैं पुल के इस पार वाले एक इलाके में हूँ, दिल्ली कॉलोनी इसका नाम है। मेरा बचपन यहाँ गुजरा है। ठीक। ग्राउंड के घर थे। अब यहाँ पे अगर आप बिल्डिंग्स देखोगे ना तो सारी ग्राउंड+5, ग्राउंड+8 बनी हुई है। तो जो हमारा सीवरेज का निज़ाम है वो तो पुराना कहते हैं ना कि पुराना सा है, पुराना डला हुआ। तो इस कॉलोनी के बनने से पहले क्या उस पुराने सिस्टम को ठीक किया गया था? नहीं। नई लाइनें डाली गई थी? नहीं। उसी लाइनों के ऊपर ये इतनी ह्यूज बिल्डिंग्स, और इतनी बिल्डिंग है कि अब आप एक दूसरे की गैलरियों में जंप भी लगा सकते हैं, आराम से। इतनी करीब है, इतनी करीब है जी। कुछ गलियाँ इतनी करीब हैं। तो इस गली मोहल्लों में रहने वाले जो लोग हैं वो कैसे पॉजिटिव सोचेंगे, कैसे प्रोडक्टिव सोचेंगे, क्योंकि उनके जब घरों में हवा नहीं आ रही और बिजली नहीं आ रही तो वो क्या करेंगे? फिर वो ज़्यादातर बच्चे नीचे घूम रहे होते हैं। सही। औरतें भी नीचे आ जाती हैं, बच्चियाँ भी नीचे आ जाती हैं, क्योंकि घरों में रहने के काबिल नहीं है। तो ये गंदगी अगर आप देख लो, इस गंदे माहौल में रहते हुए हम ये सोचते हैं कि हमारे बच्चे कुछ प्रोडक्टिव बनेंगे या प्रोग्रेसिव काम करेंगे, मुमकिन नहीं है। हमारे बच्चों को अच्छी तालीम देनी है, अच्छा माहौल देना है, साफ़ सुथरा। तो ये मामलात कैसे आप उसको सेटल करोगे? और अभी हम जब आ रहे थे, अंदर इंटर हो रहे थे, तो एक बिल्डिंग आपको टूटी हुई नजर आ रही। यार बनी कैसे? हाँ। आपको बनते वक्त सुप्रीम कोर्ट को नज़र नहीं आया था? जब लोगों ने बुकिंग करा ली, कैसे कैसे पैसे जोड़ के वो फ्लैट बुक करा लिया, तब आपने तोड़ दिया। बिल्डर तो भाग गया, उनको पैसे कैसे मिलेंगे? और पहली बात ये कि ये नक्शा पास कैसे हुआ? जी, ग्राउंड+2 पूरे कराची में अलाउ है इन तो इतने छोटे प्लॉट्स पे। कैसे उन्होंने 8 मंजिलें बना ली? ठीक है। सारा कसूर गवर्नमेंट का नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हर मामले में गवर्नमेंट गलत है, कुछ मामला में हमारी आवाम भी है। ठीक है। जैसे मैंने एक दफ़ा कहा था बात के जो गुटखा है वो तो तुम्हें गवर्नमेंट ने, अमेरिका ने नहीं कहा ना खाने को, वो तुम खुद खा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन उस गुटखे की सप्लाई रोकना गवर्नमेंट का काम है। शॉपिंग बैग को इस्तेमाल तो हम कर रहे हैं ना, लेकिन उसका इस्तेमाल रुकवाना गवर्नमेंट का काम है। लेकिन हम इस्तेमाल भी तो बंद नहीं कर रहे हैं। हम ये कचरा फेंकते क्यों हैं इस तरह?
वो कहते हैं जी कचरे का जो डस्टबिन है वो अवेलेबल नहीं है। तो यार मोहल्ले वाले चंदा करके, जो इतने सारे चंदा करके काम करते हो, ये काम भी कर लो। हर काम हमने चंदा करके ही करना है ना। हमारी सोशल वेलफेयर के जो इदारे हैं, सोशल वेलफेयर के इदारों के वो काम नहीं है जो वो कर रहे हैं। अगर किसी ने डायलिसिस सेंटर बनाना है तो वो बनवाए, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से चलाए उसको, वो उसको रन वो करे, ऑपरेशन। लोगों से चंदा करके आप डायलिसिस सेंटर बना रहे हो लोगों के लिए, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध क्या कर रही है? आप जो है वो राशन घर बना रहे हो, तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध क्या कर रही है? ये काम गवर्नमेंट ऑफ सिंध के करवाने के, लेकिन कुछ काम हमारे करने के। इस वक्त हमारे जो लीडर हैं वो इमरान खान साहब हैं, और वो वन ऑफ द बेस्ट हैं फंड रेजिंग के अंदर। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं है, हमारी आवाम भी इसी चक्कर में लग गई है, फंड रेजिंग में लग गई है। तो जैसे हुक्मरान है वैसे ही फिर लोग। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे को जो है ना वो NGOs और फंड रेजिंग और चंदा जमा कराने में और लगाया हुआ है। आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या हालात चल रहे हैं इस इलाके के, जो कि दिल्ली कॉलोनी है, और साथ ही अगर हम देखें तो अस्करी वन भी है, और अगर अस्करी वन देखें तो वो ऐसा शानदार है। कराची यूनिवर्सिटी में IBA का कैंपस है और कराची यूनिवर्सिटी है। तो IBA के बच्चों को मैं सेशन कर रहा था, तो IBA के बच्चों ने कहा कि सर हम ऐसा क्या करें जो तब्दीली आए, जो चेंज आए। मैंने कहा कराची यूनिवर्सिटी का जो बाकी का माहौल है वो एक तरफ है और आपका IBA का कैंपस एक तरफ है। तो आप कराची यूनिवर्सिटी के बाकी बच्चों से मिल के उसको भी ऐसा ही क्यों नहीं बना लेते? तो वो आपस में भी मिंगल अप नहीं होती हमारी कौम, हमारे बच्चे। ठीक है, मैंने उन कराची यूनिवर्सिटी के कॉमर्स डिपार्टमेंट के बच्चों के साथ भी एक सेशन किया। तो मैंने कहा कि आप लोग IBA जैसा इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बना लेते हो अपने इंस्टीट्यूट को? तो उनके उस वक्त पार्टी के बैनर्स और पार्टी के फ्लैग्स और पोस्टर्स लगे हुए थे, तो उन्होंने हिम्मत करके वो सारे उतरवाए। सही, ठीक है, तो वो एक एटलीस्ट इनिशिएट तो किया ना। तो हमारी यंग जनरेशन को जो है ना वो बस थोड़ा सा मोटिवेट करने की ज़रूरत है, फिर वो काम करना शुरू हो जाता है। एक ही बड़ा इशू है कि जो आजकल बहुत बीच में केसेस आए थे कि डॉग बाइट्स, तो ये इसके लिए भी कोई हुकूमत कुछ नहीं कर रही। ऑन अ लाइटर नोट मैं तो कह रहा हूँ कुत्तों की गवर्नमेंट में कुत्तों पे कैसे कोई मसला क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन ये है कि कुत्तों को वैक्सीनेट कर दिया गया है और अप्रॉक्सीमेटली 14 करोड़ का फंड जो है वो इसके लिए मुख्तस किया गया था कि तमाम कुत्तों को वैक्सीनेट कर दिया जाए। ज़बरदस्त सोच है, विज़न का आपको अंदाज़ा लगाना चाहिए इस गवर्नमेंट ऑफ सिंध का कि यार उन कुत्तों के काटने से हमारे कितने बच्चे, और इवन अभी डिफेंस जैसे इलाके में एक बुजुर्ग के ऊपर जो कुत्तों ने हमला किया था, यार लिटरली मतलब अजीबोगरीब किस्म का ये सिस्टम चल रहा है सिंध के अंदर और कराची के अंदर। और उस पर ये ऑब्जेक्शन लगाया जाता है कि कुत्तों को इस तरह मार नहीं सकते, मतलब वो कुत्ते इंसानों को मार दें इट्स फाइन, लेकिन हम कुत्तों को नहीं मार सकते। कि इलेक्ट्रिक जो है वो कई घंटों जो है कि इलाकों में बिजली नहीं जाती, ये भी एक बड़ा मसला है। के इलेक्ट्रिक की अगर आपने बात की तो के इलेक्ट्रिक हमारी आज की मिसाल में आपको दे दूं, जुम्मा और इतवार लॉकडाउन होता है, सब बंद होता है, लेकिन उनकी मेंटेनेंस होगी वर्किंग डे में। वो जुम्मे और इतवार को लॉकडाउन में कर लो यार अपनी मेंटेनेंस। हम लॉकडाउन में भी बंद रखें, फिर एक दिन आपकी मेंटेनेंस की वजह से बंद रखें, फिर हमारे हर रोज़ 3-3, 4-4 घंटों की लोड शेडिंग भी हमारा कारोबार मुतासिर करे, हमारे घर वाले भी परेशान हो, लेकिन सुनवाई नहीं है। सुनवाई है कहाँ पर? मैं तो कहता हूँ तमाम कराची वालों को मिल के सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन जो है वो के इलेक्ट्रिक के खिलाफ, वाटर माफिया के खिलाफ, ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ, और एक प्रॉपर पिटीशन दायर करने की ज़रूरत है एज अ कराचीइट्स। बहुत ज़रूरत है अब, क्योंकि ये मामला ऐसे हल होंगे नहीं। और आप जो है वो उन मामलात पर कहते हो कि यार लॉ एंड ऑर्डर नाफिज नहीं कर सकते, तो माजरत के साथ इन लॉकडाउन्स में आप लोगों ने एक पुलिस मोबाइल की बेस पे पूरा इलाका बंद करवाया है। लॉ एंड ऑर्डर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, विल होनी चाहिए। आप शॉपिंग बैग बंद करवा सकते हो, आप गुटखा बंद करवा सकते हो, आप अपने सिस्टम्स को ठीक कर सकते हो, आप वाटर माफिया को भी कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन आप कंट्रोल करना नहीं चाहते। बेगर्स माफिया, यार पार्क करके खड़े रहना अजाब हो चुका हुआ है कराची में। आप सारा वक्त माफ करो ही कर रहे हो कराची वाले, ठीक है? तो आप इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, आप करना नहीं चाहते हो क्योंकि इन तमाम चीज़ों में आपके खांचे हैं और बड़े ज़बरदस्त खांचे हैं। तो ये मामला ऐसे सेटल होंगे नहीं जब तक कराची वाले बोलेंगे नहीं। तो मेरी जो एक आम कराची वाला जो कैंपेन है उसका मकसद ही सिर्फ ये है कि कराची वालों
बोलो। बोलो। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ बिलावल भुट्टो से, वज़ीर आज़म मुराद अली शाह से, कि वाकई अगर आप लोग सिंसियर हैं और सीरियस हैं मामला सेटल करने के लिए कराची के, तो यार एक दिन बग़ैर इंफॉर्मेशन लोगों को भेजे आप कुछ इलाकों के दौरे करें, रिक्शा में, बस में, बाइक्स पे थोड़ा सा सफ़र करें एक आम आवाम की तरह, क्योंकि आप भी तो कहते हो ना कि हम अवामी लोग हैं, तो अवामी लोग तो अवाम में होने चाहिए। तो एक दिन ज़रा इस तरह गुजार के और फिर देखो कि कराची के मसाइल है क्या, फिर शायद आप लोगों को समझ आएगी कि कराची के मसलों को हल किस तरह करना है। थैंक यू सो मच आबिद बिली साहब, आपने इतना हमें टाइम दिया कर पूरा कराची तकरीबन आपने हमारे साथ घूमा। अगर आप और मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे पेज को भी लाइक कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं राहिल गिल। खुदा हाफिज़।